कल यादों के झरोखों से उनकी याद आ गई। मजा तो तब आया जब हमें भी हिचकियां बेहिसाब आ गई। चीजें एकदम से बदल गई और मैं बदल नहीं पाया। नमस्ते बेटा। तुमको हम पहली बार देख रहे हैं। अंकल हम पहली बार ही तो आए हैं। जब सूरज उगता है तभी तो लोग कहते हैं कि हाँ उठो सवेरा हो गया है। पीयूष ने मारा है मैडम, पीयूष ने मारा है। एक सफल और असफल इंसान में बस एक ही फर्क होता है, दोनों एक ही रास्ते जा रहे हैं। ठीक है, किसी को थोड़ा हाइप मिल गया ऊपर चला गया, किसी को नहीं मिला बेचारा ठहरा हुआ है। फोटो खिंचवाते थे, हाँ ये फोटो क्या खाएगा। अरे मैंने कहा बाबा आपको तो ऐड में देखता हूँ, ऐसे ऐसे करते रहते हो। चाय भी आया जब मैं डर के मारे पी गया चाय। खुद बोल रही मैंने कहा डिनिंग कर ले ऋतिक रोशन की तरह। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं न्यूज़ पथ। कई बार कुछ ऐसे कॉमेडियंस या कुछ ऐसी कहानियां आपके आसपास से गुजरती हैं जो हमेशा आपको याद रहती हैं, है कि नहीं? और कई बार होता क्या है कि उन कहानियों के बारे में जब आप सोचते हैं तो वो बंदा अपने आप याद आ जाता है। हमारे पास एक ऐसा ही खास बहुत प्यारा बंदा हमारे साथ मौजूद है। उनको मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूं और उनके कॉमिक अंदाज का फैन हूं। उनको बहुत सुना है और बहुत हंसा भी हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पीयूष। मुझको जो याद है ये वो शख्स हैं जिनको आपने लाफ्टर चैलेंज जैसे तमाम लाफ्टर शोज में देखा होगा। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के कई ऐसे शोज हुए हैं जहाँ पे आपने अपना परचम लहराया। मैं उन सारी चीज़ों के पास भी जाऊँगा, सब कुछ करूँगा। मुझे एक चीज़ सबसे पहले पूछनी है, आजकल आप कहाँ गायब चल रहे हैं? मतलब जो लोग आपको 2012, 14, 15 में देखते थे, आनंद लेते थे, वो ढूंढते होंगे कभी? मुझे लगता है, क्योंकि हिचकियां बेहिसाब आती हैं। तो अभी जो है पीयूष क्या प्लानिंग कर रहे हैं आजकल? एक बात याद आई कि कल यादों के झरोखों से उनकी याद आ गई। कहा कल यादों के झरोखों से उनकी याद आ गई। मजा तो तब आया जब हमें भी हिचकियां बेहिसाब आ गई। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो आजकल क्या तैयारी चल रही है? अब कुछ अलग तैयारी चल रही है, पता नहीं मैं भीड़ में खोस आ गया था क्योंकि चीज़ें एकदम से बदल गई और मैं बदल नहीं पाया। और मुझे बहुत बाद में पता चला कि बदलते वक्त में खुद को बदलना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि शायद मैं नहीं कर पाया। इसलिए मैं थोड़ा सा समझ सकते हैं कि मुझको याद आता है कि आपने ना कई बार आपने दर्शकों को मैं एक बात बताऊं, कई बार आपने सुना होगा कि मुंबई में सड़क पे चल रहे हैं, अचानक जो है उसको निर्देशक मिल गया और उसने कहा यार ये तो स्टार मटेरियल, इसको स्टार बना देते हैं, है ना? तो होता है ये, ऐसा सुना था कि 90 के दशक में होता था। आपके साथ भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। आप सड़क पे चल रहे थे, अचानक कोई ऐसा मिला जिसने आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया था जिसके बाद वो मतलब उन्होंने आपके टैलेंट को, आपको बड़ा कद्र किया, बहुत नवाजा। मैं बात कर रहा हूँ MDH के ओनर की बात कर रहा हूँ, उस शख्स की जिनका हम सब बहुत इज्जत से नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट से अर्श तक का जो सफर तय किया था, महाशय धर्मपाल जी ने। कैसे उनसे आप कैसे मिल गए थे? मुझे एक कहानी याद है। मैं पहले छोटा था, 20-21 साल का था, तो मैं नोएडा में आता था कई बार कि यहाँ कुछ फिल्मों का काम मिले। तो उस दौरान ब्रह्मा स्टूडियो चलता था, तो वहाँ पे गया तो एक जगह मैं बैठ गया। तो एक कैमरा मैन आए, कह रहे हैं आप कैसे आए हो? तो मैंने कहा, एक शख्स ने कहा यहाँ बैठ जाओ। तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। बड़ा बुरा सा लगा। मैंने कहा यार एक इसी के बराबर का कोई बड़ा कैमरामैन रहेगा जो कल को मेरी वीडियो बनाएगा। मैं कोई तब उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से ना एक बार एक टीम ना कनॉट प्लेस जा रही थी। तो मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? क्योंकि पैसे वगैरह होते नहीं थे, नोएडा आना दूर की कौड़ी थी, मेट्रो वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम ना कनॉट प्लेस जा रहे हैं। मैंने कहा भैया आपके साथ चल लूँ? तो उस शख्स का लास्ट तक रोला। मैं न्यूज़ मीडिया में भी आया तो उस शख्स ने भी बड़ा योगदान दिया। वो शख्स बहुत अच्छा इंसान है और आप भी जानते हैं उसको। तो उस शख्स मुझे एक ले गया, डब्बू जी महाराज, ब्लाइंड एस्ट्रोलॉजर है, और उनके पास ले गया। तो मेरा परिचय भी उसने एक चैनल के उससे करवाया। तो
ETV के माध्यम से करवाया उसने, और उनका इंटरव्यू ले रहा था। तो मैं ऐसे ही वहाँ जाता था, तो ऐसे ही चल रहा था, तो एक बंदा ना अचानक मुझे मिला, कह रहा कि तुम उनके यहाँ बैठते हो? मैंने कहा कभी कभी आ जाता हूँ। मतलब ये घटना घट गई 3-4 महीने के बाद, पहली बार ही नहीं, 4-5 महीने के बाद वो शख्स टकराया। तो मैंने कहा हाँ जी बैठता हूँ। कह रहा इधर आओ, क्या हो तुम? मैं कुछ नहीं जी, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। डर सा गया, तो इसके पास क्यों आते हो, ये तो फ्रॉड आदमी है, फलान, बहुत सारी चीज़ें बोला। तो मैंने कहा जी पता नहीं। कह रहा ऐसा, आओ चलो तुम्हें एक जगह मिलवाता हूँ, एक बहुत बड़े शख्स। नहीं, बिल्कुल नहीं जानता था। मेरा ना उससे दूर दूर से कोई इतना बड़ा भी रिश्ता नहीं था, ना इतना बड़ा रिश्ता था। कहते ना, तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं। तो वो राजू चाचा वाली बात याद आ गई, वो मेरा चाचा बन के आ गया। तो अब उस शख्स का भी बड़ा योगदान रहा। वो शख्स बड़ा मतलब वो डिप्लोमेट टाइप का था, मतलब वो कैसे किसको शातिर तरीके से चूना लगाना, उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन सब आदमी सबके लिए बुरा नहीं होता है। तो मैं एक टी-शर्ट पहना था, दाढ़ी ऐसे बढ़ी हुई थी, 20-21 साल का था मैं। तो उसने कहा चलो। अब अच्छा, बेचारे ने किराया भी अपनी जेब से लगाया, वहाँ से रिक्शा भी लिया, कीर्ति नगर गया, ऊपर गया। तो मैं डर रहा था भाई, छोटा बालक जो बहुत चीज़ नहीं जानता। मैंने कहा कहाँ, वहाँ देखा महाशय जी को। मैंने कहा नहीं ये तो बाबा उसमें आते हैं, ऐड में आते हैं। कह रहा चुप 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 चुप। उसका सामने गया तो मैंने देखा, पैर छुआ। मैंने कहा बाबा आपको तो ऐड में देखता हूँ, ऐसे ऐसे करते रहते हो। से पहले तो झुकाए। अच्छा, वो नाक से बोलते थे महाशय जी, तो उनको समझने में मुझे उनकी लैंग्वेज 4-5 महीने लग गया। तो वो फिर उन्होंने पीठ पे 5 ऐसे मारा, ठप ठप ठप। तो मैंने कहा दर्द हो रहा है, छोटा ही था। तो एक ने बोला नहीं ये आशीर्वाद देते हैं। मैंने कहा आशीर्वाद देते हैं? मैंने कहा जब तो दे दो, कोई बात नहीं है। उसके बाद बैठा, कह रहा क्या करते हो? अच्छा, उस वक्त ना मैं अपने भाई के साथ ना साबुन सरफ की सप्लाई करता था दुकानों पे जाके, साइकिल से बीड़ी गुटखा सिगरेट की हम लोग सप्लाई करते थे। हालांकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, 1971 का वार भी लड़ा हुआ है। लेकिन मेरे भाई के हिस्से में एक थोड़ी बेरोजगारी आ गई, कोई शादी भी थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपना ही काम खोलने का शुरू किया। हमने कहा अपना ही काम करेंगे, इसमें क्या शर्म है अगर। तो मैंने कहा जी ये काम करता हूँ। कह रहा पढ़ रहे हो? मैंने कहा अभी ना वो क्या नाम है, मास कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहा हूँ। गलती से निकल गया एक्टर के बदले मास कम्युनिकेशन की। तो उन्होंने कहा आज से मैं तुम्हें पैसा दूंगा पढ़ने के लिए। मैं उनकी बात नहीं समझ रहा था, कन्वर्टर जो थे। तो मैंने कहा मैं नहीं लूँगा आपसे पैसा। डर के सा गया ना, बच्चा भी था। तो मैंने कहा मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता। कह रहे पैसा नहीं ले सकता क्यों? मैंने कहा बस ऐसे ही, मैं पापा ने मना किया किसी से पैसे उससे मत लेना। अच्छा, मैं किसी से लेता भी नहीं था। मेरी एक आदत भी रहती थी कि रिश्तेदार आते थे 10-20 रुपये देते थे तो रखता था, मैं खर्च नहीं करता था। वही पैसे इधर उधर जाता था तो काम कर लेता था। अच्छा, मैं चेस का भी प्लेयर था, तो कभी कभी ट्यूशन पढ़ाता था तो कुछ पैसे आ जाते थे, ज़्यादा नहीं, उस टाइम 150 रुपये मिलते थे पर क्लास के। तो मैंने कहा, कह रहा अगर एक बात, तेरा बाप अगर पैसे देता तो लेता नहीं? तो कन्वर्टर ही बताया कि ये बोल रहा है। मैंने कहा हाँ जी लेता मैं। कह रहा मैं तेरा बाप हूँ। और उनका लाजवाब महाशय धर्मपाल जी महाराज का ये अंदाज, प्रणाम करता हूँ मैं उनको, तो वो अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जो कन्वर्टर थे और जो सतीश जैन जी मुझे ले गए थे, जो भाई साहब थे, उनका भी बड़ा अच्छा रोल रहा मेरे जीवन में। तो वो मुझे ले गए, तो उन्होंने कहा नहीं रख ले, आशीर्वाद है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बैठा रहा, मुझे शरबत वरबत आए। अच्छा, मैं चाय पीता नहीं था, चाय भी आया जब मैं डर के मारे पी गया चाय। कुछ बोला ही मैंने कहा टिनिंग टिनिंग कर लें ऋतिक रोशन की तरह। तो क्या हुआ कि एक ना जो हल्दी वल्दी लगा हुआ एक मजदूर आया और उनसे बोला पिताजी ये काम करना है। तो अब बताइए वहाँ मेरी सोच क्या गई। मैंने कहा लगता है ये इनका लड़का पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो ये फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा। बाद में पता चला कि उनको सभी लोग पिताजी ही कहते हैं। तो ये रोचक, और मुझे कई जगह ले गए, उनका बड़ा योगदान। मैं जिस आज तक महंगी, मुझे ना गाड़ियों के 2-4 के अगर नाम पूछेंगे तो 2-3 गाड़ियों के नाम पता रहेगा, मारुति, अम्बेसडर, और एक जो स्विफ्ट और थार हो रही है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा, वो भी यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से गाड़ियों के नाम याद है। न तो मुझे गाड़ियों के नाम याद नहीं थे। वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में अपने बगल में बैठा के ले जाते थे। कई लोग नाराज़ भी होते थे कि एक साधारण लड़के को इतनी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन सच में उनकी बेटियों ने और उनके बेटे श्री राजीव गुलाटी जी ने, जो कि आज भी मेरी बहुत मदद करते हैं। मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ मेरे बेटे का, उन्होंने माता चानन देवी हॉस्पिटल में
कुछ भी नहीं लिया, मेरे लिए बहुत कुछ किया। और एक हांडा सर है, ये इस तरीके की विभूतियां होती हैं जो अचानक से लोगों की जिंदगी में आती हैं और पूरे जीवन भर के लिए जो है बहुत कुछ मतलब आशीष दे जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ईश्वर कभी स्वयं नहीं आता, किसी न किसी रूप में आपके साथ टकराता है ना। तो ये आप उनको भी जो है अपने चुटकुले सुनाया करते थे, कॉमेडी करते रहते। इसमें तो बड़ा मजेदार बात है, पहले तो शुरुआत में मैं पढ़ता था, मास कम्युनिकेशन किया, तो मास कम्युनिकेशन करने के बाद जो शख्स मुझे वहाँ ले गया था डब्बू जी महाराज के बाद, उसका नंबर था एक डायरी में। तो कभी मैंने उसको फ़ोन किया, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं एक चैनल है महुआ, इसके लिए काम कर रहा हूँ और आ जाओ, तुम्हें ना इंटर्नल मतलब ऐसे कुछ थोड़ा मोड़ा। तो मैं सोचा महुआ में ना एक्टिंग होगी, तो मैं उसी चक्कर में आया। मुझे क्या पता था वो न्यूज़ वाले सेशन में ले जाएंगे। अच्छा, वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई, जो भी XYZ हुआ। उसके बाद तो थोड़ा कॉमिक अंदाज हुआ, तो मैं ना महाशय जी से 1-2 साल दूर हो गया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था उनके पास जाने का। और मुझे हमेशा मलाल रहता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं रहता था, ऐसा था, और मैं उनको कैसे फ़ोन करता, तो मलाल रहता था। उसके बाद जब शो गया, हर चीज़ गया, फिर एक दिन मेरे पास समय मिला, मैं अचानक उनके ऑफिस पर। अच्छा, उनकी स्मृति बड़ी ज़बरदस्त थी उस टाइम। वो जब मैं उनसे मिला 87 साल के थे, और उनकी स्मृति इतनी तेज़ थी कि अगर आपको देख लें तो आपका नाम जीवन भर याद रखेंगे, दिग्विजय। अच्छा, उनको दाढ़ी वाला चेहरा पसंद नहीं आता था, क्लीन रहकर फ़ोटो खींचते थे ना अपने मोबाइल में। जैसे मैं हूँ, मेरी फ़ोटो खींचने के बाद नंबर सेव करते थे। जब सेकंड टाइम गया मोबाइल लिया, नंबर सेव करने के बाद जब फ़ोटो ऐसे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं उनको डायरेक्टली समझने लगा था। बोलते थे, 4:30 बजे उठते थे, तो कहते थे फ़ोटो पसंद नहीं आई, ऐसे मत कर, ऐसे लगा। फिर फ़ोटो खिंचवाते थे, हाँ ये फ़ोटो क्या खाएगा, ऐसे बोलते थे, धीरे बोलते, क्या खाएगा। मैं महाशय जी कुछ नहीं। अच्छा, कभी कभी क्या होता था, जेब से कुछ पैसे भी निकाल के दे देते थे। वो बड़े दयालु थे, मतलब ऐसा। और उनका ख़ानदान भी बड़ा दयालु है, उनके बेटे श्री राजीव गुलाटी, उनकी बेटियां, सभी लोग बड़े दयालु, और मेरे चुटकुलों का बहुत आनंद लेते थे। तो चुटकुलों की बात कर रहे हैं ना, वो क्या करते थे, शाम को ना नेहरू पार्क घूमने जाते थे। कई बार मैं भी 4-4:30 बजे पहुंच जाता था, और उन्हीं की गोद में ऐसा लिपट के बैठता था, अपने पास ही बैठाते थे वो। कई लोगों को आपत्ति होती थी, हुई भी है, कई लोगों का मैं नाम नहीं जाहिर करूँगा। कई लोग बहुत अपना मतलब उग्र रूप दिखाई देते थे बातों की वजह से, लेकिन वो मुझे अपने पास बैठाते थे, वो ऐसे गले लगाते थे, मैं ना बच्चे की तरह उनसे चिपक जाता था। और मैं खूब लड़ाई उड़ाई होती थी हम लोगों की बातों में, खूब ज़्यादा। महाशय जी ये नहीं, ऐसे सुनाओ, बैठना थोड़ा ये काम कर, नहीं महाशय जी अभी सुनो ना, मैं ज़रा जा रहा हूँ, मतलब बाबूजी सुनो ना, जा रहा हूँ। वो बहुत मतलब ऐसे प्यार से लड़ते थे, इतना प्यार से, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब वो लड़ाई वो वाली नहीं होती थी, प्रेम वाली होती थी। एक बच्चा जो, मैं उनका पोते से भी पोते की उम्र का, और इतना आनंद आता था। तो वो क्या करते, नेहरू पार्क घूमने जाते थे, तो मेरे चुटकुले सुनते थे, बड़ा आनंद उठाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं उनके पास गया, वो बिजी थे, तो उन्होंने कहा यार बगैर बताए गया, फ़ोन मैं अधिकतर फ़ोन करके जाता था, मैंने कहा आज आया हूँ, थोड़ा बगैर फ़ोन किए चला जाता हूँ। गया तो वो कह रहा है थोड़ा मैं बिजी हूँ, जा बाद में मिलेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता व्यस्त हूँ, क्योंकि वो अगर फ्री रहते तो पूरा मतलब मोहब्बत करते थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाहर चला गया, तो बाहर मुझे भूख लगी थी, तो मैंने कहा कुछ खा लेता हूँ। तो कुछ खा रहा था, अचानक उनका फ़ोन आ गया, और फ़ोन पे देखा तो मैंने कहा बाबूजी, शाहजी। मैंने फ़ोन उठाया, कह रहे कहाँ है? मैंने बस स्टैंड पे हूँ, बस पकड़ने वाला, बस आ ही रही थी मेरी, 108 आती थी, मैं GTV नगर उतरता था, वहाँ से बुढ़ारी जाता, विश्वविद्यालय उतारती थी। कहना जल्दी आ। मैंने कहा भाई क्या हो गया, लगता कहीं का प्लान बन गया, मुझे ले जा रहे हूँ। बहुत बड़े बड़े स्टेज पे उन्होंने प्रोग्राम दिलाया महाशय जी ने। तो हालांकि ऐड में भी वो मुझे 1-2 ऐड में भी उन्होंने अप्रोच किया कि इसमें काम करना, इनसे मिले, लेकिन उस शख्स जिससे मिलवाए उसने कहा आजकल करूँगा, उसने किया नहीं, जो भी XYZ रहा। तो मैं फ़ौरन गया, तो देखा आदरणीय राजीव गुलाटी भैया, जो इस वक्त MD हैं कंपनी को, उनके कमरे में वो बैठे हुए थे, सामने बैठे थे। तो मेरी पहली मुलाकात थी भैया से, राजीव भैया से, और उनसे भी बड़ी हंसी मजाक वाली मुलाकात है, जैसे और बड़े आदमी है, सच में बड़े आदमी का सम्मान होना चाहिए। सम्मान के साथ साथ मेरा एक अलग ही अंदाज है बात करने का, उस अंदाज में उनसे बात करता हूँ भैया से। तो वो सामने बैठे थे, महाशय जी यहाँ बैठे थे, और जो शख्स उनको घुमाने ले जाता था वो बैठा था। तो मैंने कहा हाँ जी बाबूजी बताइए। कह रहे यार कुछ सुना दे भैया को भी अपने, मैंने तेरे बारे में बताया है राजीव भैया को।
और उस टाइम पौना घंटा उन्होंने सुना, भैया ने भी, महाशय जी ने भी, और जो वहाँ बैठे थे। तो पौना घंटा सुनने के बाद उनके जो बंदे थे उन्होंने कहा चलिए बाबूजी आपको घुमाने ले चलो। कह रहे बस सब एक्सरसाइज आज इसी ने पूरी करा दी। और ऐसे हंसते थे। हंसने का अंदाज उनका बड़ा अच्छा था। तो ये अभी ये जो यात्रा है, बेसिकली इस यात्रा में कई पड़ाव हैं पीयूष जी। आपने जो है क्या नाम है, एक समय बहुत सारे, एक साल में बहुत सारे स्टेज शेयर किए, बहुत अच्छी हस्तियों के साथ शेयर किए, बड़े बड़े जो है क्या नाम है, आपने रियलिटी शोज में जो है हिस्सा लिया, सारी चीज़ें। और उसके बाद मुझको एक स्याह पक्ष दिखाई देता है, खासतौर पे मीडिया का, कि जैसे ही आप पहले पर्दे से उतरते हैं उसके बाद आप कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कोई पूछता नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं पूछता है। एक्चुअली जब सूरज उगता है तभी तो लोग कहते हैं कि हाँ उठो सवेरा हो गया है। जैसे शाम होता है तो वो सूरज को कहाँ ढूंढते हैं, कोई ढूंढता है शाम को? कृत्रिम लाइट जला लेता है, हर चीज़ कर लेता है। तो वैसे ही एक शायर की एक बात याद आ गई कि कहता है वो रूठे रूठे से लगते हैं, तुम तरकीब बताओ मनाने की, मैं ज़िंदगी गिरवी रख सकता हूँ, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। लेकिन वो कतरदान अब आजकल नहीं है, क्योंकि रात गई तो बात गई। ठीक है, यहाँ तो अमिताभ बच्चन भी एक बार सड़क पे आ गए थे तो कोई नहीं पूछ रहा था, कहाँ पूछ रहा था। बाद में और इस टाइम तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हाई बाद में वो करने लगे। तो समय रहता है, हमारे आसपास ही सीखने के लिए सब कुछ है, तो होता है। और कुछ मैनेजमेंट की दिक्कत, कुछ हमारी दिक्कत, कुछ समय की दिक्कत, और भैया जी कहा जाता है डेस्टिनेशन। वो कहाँ आकाशवाणी में अमिताभ साहब गए थे, कहाँ फिल्मों में आके एंग्री यंग मैन, एक राजेश खन्ना का वक्त आता था, एक काका इनका आया तो इन्होंने कुछ विशेष दिया, अक्षय कुमार आए विशेष दिया, शाहरुख खान आए तो विशेष दिया, कुछ होता है, कुछ मतलब अब सब जो लोग सफल हो जाते हैं उनसे तो सब टिप्स लेना चाहते हैं कि भैया आप तो जो है कुछ बताइए कुछ। लेकिन मैं चाहता हूं कि सफलता तक पहुंचने की जो सीढ़ियां होती हैं उसमें कई बार आदमी गिरता है, और वो जो असफलता की खाई होती है वहां पे उसको संभालने वाला कोई नहीं मिलता है, और कई बार वो अवसाद में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है ना। तो हम आपको एज अ कलाकार, एज अ कॉमेडियन, आपने वो भी देखा है, आपने नीचाई मतलब नीचे उस जगह को भी देखा है। तो अपने आप को बैलेंस कैसे रखा जाए? दो चीज़ें हैं, आप ना खुद के जो पिछले कामों से प्रेरित होना पड़ेगा आपको, खुद के कामों से, दूसरे से प्रेरित नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे से प्रेरित होंगे ना तो आपको कुंठा ही याद दिलाएगी, आप कुंठित ही होंगे। अब जैसे प्रेमचंद हैं, जबरदस्त उन्होंने अपना प्रेस खोला, दुनिया भर का काम किया प्रेमचंद साहब ने, लेकिन सफल नहीं हुए। और जैसे उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी, अपने आप ही सफल हो गए। और मुझे एडिसन की याद आती है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। एक कहानी मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी थी, हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग कहते हैं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं मानता हूँ, इन्फॉर्मेशन है वो। हम लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए किसी चीज़ का हम कुछ कह दें, अलग बात है। और फिर मैंने उसको थोड़ा सा सर्च भी किया तो सच निकला, क्योंकि आप व्हाट्सएप के बाद आपको सर्च करना पड़ता है भैया जी, फैक्ट चेक करना जरूर, फैक्ट चेक करना, नहीं तो आप फिर मूर्खों की श्रेणी में ही हैं। आप एक बहुत बड़े नेता हैं किसी पार्टी के, उनके नाना परनाना लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, पिता उता जी, तो वो फैक्ट चेक नहीं करते, मूर्खों की श्रेणी में ही आते हैं। तो अब क्या नाम है, वो एक बार संसद में वो आँख मार रहे थे, तो हमसे किसी ने कहा कि वो आँख मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? मैंने कहा वो इनडायरेक्टली अपनी माँ को इशारा कर रहे हैं, अम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी करा दो। तो एडिसन की बात कर रहे थे, तो उसका आया कि वो स्कूल में ना पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो उसके टीचर ने एक लेटर दिया, पढ़ना नहीं आता था, तो उसकी माँ ने वो लेटर लिया और उसके बाद कहा कि बेटा टीचर ने लिखा है कि तुम बहुत होनहार बच्चे हो, तुम्हारे लायक स्कूल में कोई है ही नहीं और तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। पढ़ाया और उस लड़के ने क्रांति रच दिया। वो 99 बार बल्ब बनाने में फेल हुए। तो अब देखिए उस प्रेरणा से ही हम लोगों को सीखना पड़ेगा ना, या तो जो गुजर चुके हैं उनकी प्रेरणा सीखो, जो असफल, क्योंकि एक सफल और असफल इंसान में बस एक ही फर्क होता है, दोनों एक ही रास्ते जा रहे हैं। ठीक है, किसी को थोड़ा हाइप मिल गया ऊपर चला गया, किसी को नहीं मिला बेचारा ठहरा हुआ है, वो वहां तक, इधर से वहां तक का दोनों तरफ का सफर कर रहा है, वो आगे नहीं जा पा रहा है, यहाँ और यहाँ उसके लिए अभी पुल नहीं बना है, उसके लिए पुल बन गया है।
तो इसमें जब आपने वो अफसान देखा होगा, जब आपने ढलान देखा होगा, तो उस समय भी बड़ा ही थोड़ा बहुत लगता होगा कि यार दुनिया भर के पता नहीं कितने महिला और कितने पुरुष के साथ फोटो मेरी उनके दीवारों में होगी, मुझे नहीं पता। कहाँ से मुझे फ़ोन आते थे, मुझे ये नहीं पता। लोगों के कितने लोग, बाद में सेल्फी का युग आया, कितने लोगों ने सेल्फी खिंचवाई, कहाँ खिंचवाई, कैसे काम किया, और भारत की यात्राएं की फ्री में। कभी मैं सेकंड एसी फर्स्ट एसी नहीं देखा था, एक साधारण सा आदमी। लाफ्टर ने मुझे सब कुछ दिया, फर्स्ट एसी, बड़ा 5 स्टार होटल में रहने को दिया, क्या दिया। तो एक तरह से इंजॉय आदमी करता है ना। फिर वो अवसाद आता है। फिर जैसे एडिसन से पूछा कि 99 तरीके से आप फेल हो गए, कह रहा नहीं, मैंने 99 ऐसे रास्ते ढूंढे जिससे मुझे पता चला बल्ब नहीं बन सकता। तो शायद अभी 99 मेरा आया नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि 99 आपका आए, क्योंकि हम लोग जिस मिट्टी के बने हुए हैं, उस मिट्टी के लोग जो है जल्दी हार मानते नहीं हैं। और कोशिश यही है, उम्मीद यही करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बैठेंगे तो हम पीयूष का वो वाला रूप देखना चाहेंगे जो 2010-2011 में हमने देखा था, और 13 तक का वाला, 14-15 तक था थोड़ा तक। एक शेर इस पे लिखा था कि मैंने लिखा था, कहानियां लिखनी हो तो लिखो अपनी अपनी, कहानियां लिखनी हो तो लिखो अपनी अपनी, ताकि खुद भी कोई किरदार निभा सके। वाह वाह, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष भाई, इतना समय देने के लिए हम लोग को बहुत शुक्रिया। दिग्विजय सर, थैंक यू सो मच।